नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरएएस अड्डा। साथियों, जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पे पोल करवाया था और उसमें आपसे पूछा था कि क्या आपको आरपीएस की क्लास चाहिए, तो आपने बोला था जी बिल्कुल। तो वैसे तो सर की थोड़ी तबीयत ख़राब है और सर के आरएएस के इंटरव्यू भी है, उस वजह से सर तो ये क्लास नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार सर ने शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं हैंड रिटन, मुझे लगता है कि इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आरपीएससी एग्ज़ाम क्रैकर। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की आरपीएससी की। तो देखिए, आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट पॉलिटी का। और इसका प्रावधान जो है, जो हमने लिया है, ये लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। साथियों, सबसे पहले जब राजस्थान जो का विलय भारत में हो रहा था, तो जोधपुर रियासत में सबसे पहले आरपीएससी जैसी एक संगठन था जो कि 1939 में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले राजस्थान के विलय से समय से पहले कहाँ पर आरपीएससी जैसी एक संस्था थी। वो थी जोधपुर, उसके बाद जयपुर और फिर बीकानेर। इसका ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। अगर ऑर्डर भी याद ना करना चाहें तो आप जोधपुर जरूर याद रखें। देखिए, मात्र 22 में से 3 प्रांतों के अंदर आरपीएफ जैसी एक संस्था थी। साथियों, अध्यादेश जो था इसका, वो आया था 16 अगस्त 1949 को, जो एक ऑर्डिनेंस आता है। इसको उस ऑर्डिनेंस को राजपत्र में प्रकाशित करना ही आयोग की स्थापना मानी जाती है और वो हुई थी 20 अगस्त 1949 को। साथियों, फिर बात करते हैं ये प्रभाव में कब आया, कि कब से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसने 22 दिसंबर 1949 से कार्य करना प्रारंभ किया। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसमें प्रावधान 1+2 सदस्यों का था, तो जो हमारे पहले सदस्य थे वो थे एस के घोष, और जो 2 मेंबर थे, जो 2 सदस्य थे, वो थे देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर। साथियों, अब देखेंगे कि आरपीएससी को जो कार्य करने की शक्ति है वो कहाँ से मिलती है। साथियों, आरपीएससी को कार्य करने की शक्ति मिलती है आरपीएससी कंडीशन एंड सर्विस रेगुलेशन एक्ट 1951। बिल्कुल याद रखना होगा ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी डिलिमिटेशन ऑफ फंक्शन एक्ट 1951, आरपीएससी रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 1963 एंड आरपीएससी एक्ट 1976। देखिए, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, 1951, 1951, 1963, 1976। अब बात करते हैं कि आरपीएससी का जो हस्तांतरण हुआ था जयपुर से अजमेर, वो किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था और कब हुआ था। तो साहब, वो सत्यनारायण ड्राफ्ट समिति की सिफारिश पर ऐसा हुआ था, जिसमें जयपुर से अजमेर आरपीएससी को शिफ्ट कर दिया गया था। और ये डेट थी 1 नवंबर 1956। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही होगा। अब देखिए, 2011 से पहले इसमें 1+2, 1+4, 1+5 समय समय पर बदलाव करते रहे सदस्यों की संख्या में। लेकिन अभी जो 2011 से प्रावधान है वो है 1+7 का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ये। और इसका प्रावधान संविधान के पार्ट 14 के अंदर 315 से 324 में मिलता है। देखिए साथियों, इतने फैक्ट्स, और अभी और भी फैक्ट्स आएंगे आपको आगे। इतने फैक्ट्स आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगे, ना किसी भी बुक में मिलेंगे। तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें और शेयर भी करें। इसमें जो एज का प्रावधान है वो 6 और 62 साल है। पहले 60 साल होती थी, जिसको 41वीं संविधान संशोधन से बढ़ाकर 62 साल की उम्र कर दी गई। देखिए, इसके जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सचिव और वित्तीय कार्य भी सचिव द्वारा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। जैसे अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले शुभम चौधरी थे, हरजीलाल अटल थे, तो अब थोड़ा शुभम चौधरी जो थे वो इसके सचिव थे। अभी हाल ही में नए चेंज हुए, आप कमेंट बॉक्स में हमें उनका नाम बताएंगे। देख सकते हो 315(1) के अंदर क्या है। 315(1) के अंदर है कि हर राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहेंगे। 315(2) के अंदर क्या है जी, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, जो कि संसद बनाएगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं 316(1) की, तो 316(1) के अंदर क्या है। 316(1) के अंदर है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, जो कि राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन जब उन सदस्यों की नियुक्ति होगी तो आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनको कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी सरकारी पद पर या तो केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन रहने का अनुभव होगा। और अदर जो होंगे, जो आधे होंगे, बचे हुए आधे, उन वो किसी कुछ भी राजनेता, शिक्षाविद, समाज सेवक या वकील वगैरह की जैसी फील्ड से हो सकते हैं। तो जो 316(2) के अंदर क्या है, वो है पदावधि, टेन्योर, वो है 6 से 62 साल। वो आपको बता ही दिया है। ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर को देगा। वहीं हम बात करते हैं 317(1) की, तो 317(1) के अंदर क्या है, रिमूवल, वो कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा।
316 3 की बात करते हैं तो देखिए मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता ऑन द सेम पोस्ट की। ये नहीं कि आरपीएससी के सदस्य पर उसकी पुनर्नियुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। देखिए रिमूवल जो था ना वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंड गवर्नर भी कर सकते हैं। 317 के अंदर है, आपको मिलेगा सस्पेंशन और डिसमिसल। हटाने की प्रक्रिया तो देखिए वही प्रेसिडेंट है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसमें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उसको उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद में पता लगेगा कि अगर प्रोसेस सही मानी गई कि हाँ ये सदस्य दोषी है तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब वो जांच चलेगी उस दौरान राज्यपाल जो है 317 2 आर्टिकल के तहत निलंबित भी कर सकता है सदस्यों को। देखिए आधार क्या होगा, कदाचार, गलत इस्तेमाल, लाभ के बाद दिवालिया और मानसिक रूप से कमजोर, माल प्रैक्टिस, मिस यूज ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बैंकक्रप्ट, फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी। तो जो 318 जो आर्टिकल है वो कहता है सेवा शर्तें। तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं सदस्य कर्मचारियों की, वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। वहीं हम बात करते हैं नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाती है, स्वतंत्र निकाय बनाती है। 319 आर्टिकल के अंदर कह दे कि आरपीएससी का अध्यक्ष है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए जो है एलिजिबल होगा, और वो अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन किसी भी अपने ही सदस्य का, अपने ही आयोग का और किसी दूसरे आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। वहीं हम बात करते हैं कि आरपीएससी के सदस्यों की, तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, और उसी लोक सेवा आयोग जिसमें अभी वो कार्यरत हैं उसके अध्यक्ष भी बन सकते हैं। साथियों हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस की। तो 322 आर्टिकल के अंदर इनके वेतन भत्ते हैं जो कि राज्य की संचित निधि पर पारित होंगे। 323 आर्टिकल जो है वो एनुअल रिपोर्ट बताता है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उसको राज्य विधानसभा के पटल पर रखेगा। 320 क्या कहता है साथियों, 320 कहता है फंक्शन, इनके कार्य क्या होंगे। देखिए भर्ती करवाना, ही सबको पता है, ये कुछ बताने वाली बात नहीं है इसमें। पदोन्नति है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, एम्प्लॉय के ट्रांसफर लिस्ट निकालना है, और ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज़। देखिए जो संविधान में जो आरपीएस यूपी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आर्टिकल 16, 234, 315 और 323। तो राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है। किन मैटरों में सलाह नहीं लेती है, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट की, निम्न में से किस मैटर में सलाह ली जाती है, किस में नहीं ली जाती। देखिए न्यू पोस्ट बनाने में नहीं करेगी ये काम। सैलरी ऑन फर्स्ट मंथ की, जो बंदा अपॉइंट हुआ है उसकी सैलरी क्या होगी फर्स्ट मंथ, वो भी नहीं बताएगी। प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश वैकेंसी, प्रोसीजर क्या होगा ये भी वो नहीं बताएगी, राज्य सरकार निर्धारण करेगा। और कितनी पोस्ट किस कैटेगरी की होंगी, क्लासिफिकेशन, वो भी ये नहीं बताएंगी। फिर आते हैं हम ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज़ पे। तो ट्रेनिंग कौन बताएगा, तो देखिए सब ट्रेनिंग जो है वो बताएंगे। ट्रेनिंग रिलेटेड इशू भी ये नहीं बताएंगे, ये इसमें सब राज्य सरकार का ही रोल होगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, इस क्लास को शेयर करें, और इसकी फैक्चुअल की जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, वंदे